सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी के निशाने पर हैं और दनादन बघेल और उनके परिवार के कई लोगों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। ईडी की इस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल में भी गर्मी आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सीधे प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर हैं। भिलाई में सोमवार को 4 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे। कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीन भी आ गई। उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापे पड़े। दावा है कि 2100 रुपए के आबकारी घोटाले में चैतन्य बघेल को भी कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है ये सब राजनीतिक दुश्मनी है। लेकिन लगातार आप ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हो, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। कई प्रकरणों में प्रभावित करके सफल होते हुए आप दिख रहे हो। गैर राजनीतिक दल भाजपा के विरोध में जो हैं उनके लोगों को तोड़ के अपने साथ खड़े करने में सफल होते हुए दिख रहे हो, और उसमें अगर ईडी का इस्तेमाल होते हुए दिख रहा है। कैसा इस्तेमाल? कि साथ हो तो जांच बंद, साथ नहीं हो तो प्रताड़ना। जांच चले। आज क्यों? ये 37 विधायकों के दुबई में होने की बात के बाद क्यों? भूपेश बघेल के घर के भीतर ईडी की टीम तो बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। भूपेश के समर्थक केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के विधायक भी समर्थन में भूपेश बघेल के घर पहुंचे। ये वही छत्तीसगढ़ की सरकार है जिन्होंने पहले हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर का आवाज कवासी लखमा जी, गरीब के बेटा, वो जो सदन में पूछते हैं कि आप बताइए कि आप सड़क पुल पुलिया का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, दूसरे दिन उसको जो है ईडी के माध्यम से जेल डाल दिया जाता है। ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख इंदिरा आवास पीएम आवास का बात किए हैं, कहाँ है? तो जवाब में 1,65,000 ही बता पाते हैं 1.5 साल में। तो बोलते हैं बाकी के ढूंढना क्यों पीट रही हो? इस बात को लेकर के हमेशा दबाने का प्रयास किया गया और उसी के चलते आज यहाँ पर देखेंगे कि भूपेश बघेल जी घर में छापा मार देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक द्वेष बता रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया का इस पर अलग ही तर्क है। इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सीधे निशाने पर हैं। इस एक्शन का अंजाम क्या होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। भूपेश बघेल के घर पर रेड के बाद ईडी की टीम पर हमला भी किया गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये हमला तब हुआ जब रेड के बाद ईडी की टीम घर से बाहर निकल रही थी। अब इस मामले में ईडी केस दर्ज कराएगी। आपको बता दें कि जिस वक्त ईडी की रेड चल रही थी, भूपेश बघेल के समर्थक उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने टीम पर यहां हमला कर दिया। अब बात करते हैं बिहार में हुई सनसनीखेज वारदात की। यह वारदात सूबे के आरा में हुई है, जब पिस्टल की नोक पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने तनिष्क शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और करीब 25 करोड़ रुपए कीमत के गहने यहां से लूट लिए गए। एक, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कुछ हथियार के बल पे खौफ बनाए हुए हैं। तो शोरूम के कर्मचारी हाथों को ऊपर उठाए खौफ जताएं और लुटेरों की हर बात मानना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है। और इस डर और खौफ की वजह से करीब 25 करोड़ के गहने लूट लिए गए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े सबसे बड़ी लूट।
बदमाशों ने कैसे लूट को दिया अंजाम। पूरे 30 मिनट, जी हाँ, पूरे 30 मिनट तक बिहार के आरा में शोरूम में बंदूक के बल पे लुटेरों ने तांडव मचा दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अब समझिए इस बड़ी वारदात कैसे हुई। सुबह 10 बजे तनिष्क शोरूम खुला। सुबह 10:15 बजे साफ सफाई का काम शुरू हुआ। तनिष्क के शोरूम में साफ सफाई का काम शुरू हुए अभी 5 मिनट ही बीते थे। शोरूम के कर्मचारी इस बात से अनजान थे कि ये दिन उनके शोरूम पे भारी पड़ने वाला है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि शोरूम पे लुटेरों की नज़र है और कुछ देर के बाद उनकी एंट्री होने वाली। सुबह 10:20 बजे 2 बदमाशों की शोरूम में एंट्री। सुबह 10:30 बजे कुछ और बदमाशों की एंट्री, बंदूक के बल पर लूटपाट। सुबह 10:50 बजे लूटपाट कर बदमाश फरार। इस वारदात के बाद पुलिस को खबर मिली। करीब आधे घंटे बाद मौके पे पुलिस की टीम पहुंची। इस टीम में एसपी और एएसपी भी थे। सीसीटीवी में आप मौके पे पुलिस की टीम को देख सकते हैं। 6-7 की संख्या में अभी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में, बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर हम लोगों के द्वारा भागा गया। तनिष्क शोरूम की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें लूट की आशंका पहले से हो गई थी, इसलिए उन्होंने डायल 112 पे फ़ोन भी किया था। उन्होंने 25 से 30 बार पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए। फिलहाल पुलिस इस वारदात के बाद लुटेरों की धरपकड़ में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस आरोपियों में से 2 के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिनमें से दोनों के पैर में गोली मार दी गई और पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्तल, 10 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है, जबकि बाकी लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आरा से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अब पार्टी एक दूसरे को धार्मिक नारों के जरिए घेरने की कोशिश में है। उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र में ये श्री राम बनाम जय भवानी की सियासत देखने को मिल रही है। श्री राम बनाम जय भवानी के पीछे के क्या है सियासी समीकरण, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आई भवानीचा जय श्रीराम पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोलतो पण त्याला सोडू नका। माझ्या महाराष्ट्राच्या हृदयामध्ये भवानी माता बसलेली आहे। आपको क्या शिवराय और आपको क्या राम भगवान, आप अभी दूसरा कुछ बोलो। सालों की मेहनत के बाद जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद वो मिल्कियत उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन एक ऐसा तूफान आया कि उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी रही, ना महाराष्ट्र की सियासत में वो मजबूत पकड़। अब उद्धव खोई हुई जमीन की वापसी चाहते हैं और नई रणनीति पर कसरत शुरू कर दी है। हालांकि इसे आप रणनीति भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुद्दा उन्होंने पुराना ही चुना है। मुद्दा वही प्रांतवाद का जिसके आधार पर 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना हुई थी। उद्धव ठाकरे ने रविवार को आयोजित अपनी निर्धारित रैली में शिव सैनिकों से अपील करते हुए जय श्री राम का जवाब जय भवानी में देने की नसीहत दे दी। हिंदुत्व हिंदुत्व जय श्रीराम और जय श्रीराम आम्ही सुद्धा म्हणतो। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व जय श्री राम कहती रहती है। जय श्री राम हम भी कहते हैं, लेकिन हमें भाजपा मुक्त राम चाहिए। राम के ऊपर आप अपना हक नहीं जमा सकते हैं। राम हमारा भी है। हम जय श्री राम जरूर बोलेंगे, लेकिन आप सभी भाजपा वालों को जय शिवराय जय भवानी बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी ने जय श्री राम बोला तो आप उसे जय भवानी जय शिवराय बोलिए। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक है जय श्रीराम पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। उनकी वो चीप लेवल की राजनीति वो हमेशा करते हैं। जय श्री राम हो या जय शिवराय हो, दोनों हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के दोनों आस्था का प्रतीक है। दोनों में हमारी आस्था है, दोनों हमारे भगवान हैं। तो उसमें ये बोले या वो बोले, काम तो हिंदू धर्म का हो रहा है ना, काम हिंदू धर्म का हो रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारी पहचान है। वो हम तो बोलते ही है दिन में। आप कितने बार बोलते हो? आप मतलब उद्धव ठाकरे, वो कितने बार बोलते हो? अभी आप जा रहे हो इसमें ग्रीन कलर में, आपको क्या शिवराय और आपको क्या राम भगवान,
हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो म्हणलो एक तरफ पुराने मुद्दे को नई रणनीति बनाकर उद्धव महाराष्ट्र की सियासत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो सत्ता पक्ष ने क्या तैयारी की है आपने जान लिया। लढून बलिदान करून मिळवलेली आहे। दरअसल भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के मकसद से बनी शिवसेना का शुरुआत से ही नारा जय शिवाजी जय भवानी का रहा है। खास तौर से ये नारा मराठी अस्मिता से भी इसलिए जुड़ा रहा क्योंकि शिवाजी महाराज के समय से ही जय भवानी नारे का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी जय श्री राम के नारे के जरिए देश भर के हिंदुओं को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। महाविकास आघाड़ी के साथ हाथ मिलाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगता है कि जय भवानी के नारे के जरिए जो मराठी मतदाता चुनाव में उनसे दूर हुआ था, उनके दिलों में एक बार फिर जगह बनाने में ये नारा काम कर जाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के पीछे कोई भक्ति भाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक हित है। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और इस लिहाज से शिवसेना का यह नारा काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल प्रांतवाद का मुद्दा शिवसेना के लिए एक ताकत भी रहा है और उसकी कमजोरी भी। इसी मुद्दे की वजह से शिवसेना मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में अपने पैर जमा सकी, लेकिन इसी मुद्दे के कारण वो इन शहरों से बाहर भी नहीं फैल पा रही थी। और यही वजह है कि 80 के दशक की शुरुआत में पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने मराठीवाद से आगे बढ़कर हिंदुत्ववाद का मुद्दा अपनाया। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में अपनी जमीन खिसकते देख उद्धव ठाकरे फिर एक बार प्रांतवाद की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। अब बात रंगों की करते हैं, यानी आने वाली होली की। होली 2 दिन बाद है, लेकिन उसका खुमार अभी से ही चढ़ा हुआ है। खास करके बांके बिहारी के दरबार मथुरा में होली का रंग ही कुछ और देखने को मिल रहा है। मथुरा से खास ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रंगमंडी एकादशी पर हर मंदिर में रंग गुलाल उड़ता है। मैं हूँ इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में। आप देखेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर में रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर हर भक्त के ऊपर गुलाल उड़ाया जा रहा है और हर वक्त ठाकुर जी के रंग में रंगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालु रंग में रंगे हुए हैं और सेवायत यहाँ पर गुलाल उड़ा रही हैं और यहाँ पर फूलों की भी होली हो रही है। देखिए जिधर डालेंगे उधर आप श्रद्धालु नजर आएंगे। वो अपने आराध्य बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने के लिए आए हैं। आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन यहाँ पर हर वक्त चाहता है कि अपने बांके बिहारी जी के साथ होली खेलूं। हमारे साथ है बांके बिहारी मंदिर के सेवायत जी। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। आज ठाकुर जी महाराज की रंगमंडी काशी है, तो आज के दिन ठाकुर जी महाराज फूलों से होली के ठाकुर जी महाराज अबीर गुलाल से होली खेलते हैं, सभी भक्तों पर रंग डालते हैं। ठाकुर जी महाराज की आज से 5 दिन की होली श्री बांके बिहारी जी मंदिर में रहती है। सभी लोग इसका आनंद लेते हैं और ठाकुर जी महाराज की आज की वृंदावन की परिक्रमा भी लगाई जाती है। आज के दिन ठाकुर जी महाराज केसर के फूल के रंग बनते हैं और उसमें ठाकुर जी केसर लगाई जाती है। ठाकुर जी महाराज उससे पहले खुद होली पुजारी जी को खिलाते हैं, तो सभी भक्तों पर होली का रंग डाला जाता है। आज के दिन यही विशेष होता है ठाकुर जी महाराज का श्री रंग। आप एक बार मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ पर देखेंगे भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कितने यहाँ पर भीड़ है और ये जो श्रद्धालु है अपने आराध्य बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने के लिए आए। हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि मैं अपने आराध्य बांके बिहारी जी के साथ होली खेलूं। तो आपने देखा होली के रंगों का खुमार अभी से चढ़ने लगा है लोगों पर। मथुरा के अलावा देश के अलग अलग शहरों में होली का खुमार किस तरह से देखने को मिल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से किस कदर लोग होली के रंग में अभी से सराबोर नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपके सामने। मथुरा की होली देश भर में प्रसिद्ध है और देश भर से लोग मथुरा जाते हैं वृंदावन होली में शामिल होने के लिए, वहाँ पर होली खेलने के लिए। तो वो आपके सामने है। काशी की प्रसिद्ध होली आप देख सकते हैं। अयोध्या में भी रंगों का खुमार है और इसी तरह बाकी शहर देश में लोग होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं।